गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ऑडियो क्लियर? गुड। बच्चों स्टेशनरी वेव्स हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था और हम लोग ये सीखेंगे अब कि स्टेशनरी वेव की इक्वेशन कैसे दिखाई देती है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब दो प्रोग्रेसिव वेव, आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज करती हैं, ट्रैवल करती हुई, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव। बच्चों रेजिडेंट से जब रिफ्लेक्शन होता है तो एग्जैक्टली वहां पर पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, और जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है वेव की। बच्चों हम लोग यहां पर जो मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हमने रिजिड एंड और फ्री एंड क्यों लिखा है उसका कारण सुनिए। देखिए बच्चों, स्टेशनरी वेव बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि दोनों तरफ आइडेंटिकल सोर्स रख दीजिए, दोनों से वेव्स जाएंगी और सुपरपोजिशन के बाद एक स्टेशनरी वेव बनेगी, या तो ये तरीका पहला। या फिर एक तरफ यहां पर रिफ्लेक्टर रख दीजिए और एक तरफ सोर्स रख दीजिए। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन हम लोग किसी भी तरह का एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि जितनी एनर्जी जाके इंसिडेंट होगी उतनी ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चों यहां पर हम लोगों ने लिखा एक रिफ्लेक्टर और यहां पर रखा हमने एक सोर्स। तो सोर्स लगातार वेव्स को एमिट करता रहेगा और यहां पर जो रिफ्लेक्टर है वो लगातार वेव्स को सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करता रहेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, ये इंसिडेंट वेव आ रही है, दोनों सुपरपोज होंगी तो अगेन एक स्टेशनरी वेव बनाएंगे। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि रिजिड एंड से जब बनेगी स्टेशनरी वेव तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, और फ्री एंड से बनेगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। बच्चों सबसे पहले देखिए इंसिडेंट वेव को गौर करें। इसकी इक्वेशन लिखी है ओमेगा टी माइनस के एक्स, दैट मींस द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यहां पर माइनस के एक्स लिखा है। अब जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगी बच्चों, तो रिफ्लेक्ट होके आने पर ये पाई का फेज डिफरेंस लाएगी जैसा कि आपने देखा, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो प्लस के एक्स अपन उसको कर देंगे। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो बच्चों यहां पर ओमेगा टी प्लस के एक्स को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें और उसके साथ पाई को जोड़ दे, तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो वाई रिफ्लेक्टेड हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। क्लियर है बच्चों? अब अगर हम लोग यहां पर इसमें एक छोटा सा डिस्कशन करें कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को सुपरपोज करा दे, इनको ऐड कर दें, तो इनके एडिशन से जो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन आएगी वो ये कुछ आ रही है। हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, और चाहे तो आप कर सकते हैं इस तरह का डेरिवेशन, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन की डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब बच्चों इस पॉइंट को आप गौर से देखें, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये 2a sin kx। बच्चों आप गौर कीजिए कि यहां पर ये जो पूरी टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। आपने क्या नोटिस किया कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, और ये बात मैंने आपको कल समझा दी थी कि बच्चों एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंडेंट आएगा। एक्स बराबर 0 पर हो सकता है एंटी नोड हो, तो एक्स बराबर लैम्डा बाई 4 पे क्या बन रहा हो? नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड। आफ्टर एवरी पॉइंट ऑफ एक्स अगर आप नोटिस करोगे तो वहां पर आपको इक्वेशन जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है वो यहाँ पर एक्स डिपेंडेंट है। और बच्चों यही चीज अगर हम लोग फ्री एंड से डिस्कशन करें तो नोटिस कीजिए, जब वेव गई थी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई थी, इसलिए माइनस के एक्स। और जब लौट कर आई तो बच्चों पाई का फेज डिफरेंस वो लेकर आई। तो बच्चों अगर पाई का फेज डिफरेंस लेकर आई तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन में, सॉरी, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फ्री एंड से डिफरेंस नहीं आएगा, फेज डिफरेंस, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सॉरी, इंसिडेंट वेव जब गई फ्री एंड से टकराई तो सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट करके आई, फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो गई ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इन दोनों को बच्चों अगेन हम लोग जोड़ दें तो जोड़ने के बाद ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई, जिसमें ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है बेसिकली ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन है। अगर मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव की इक्वेशन लिखनी है तो मैं y की जगह LHS में x कर दूंगा, क्योंकि वहां डीओपी और वीओपी सेम होता है। तो फर्क नहीं पड़ता हमें इससे, क्योंकि हमें पास इस तरह की क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि दोनों तरफ x लिख कर दिया जाए। हमें स्टैंडर्ड वे में ही रिप्रेजेंटेशन करके दिया जाता है, यानी कि y और x लिख कर दिया जाता है। बट बात मैं ये कर रहा हूं कि यहां पर एम्पलीट्यूड जो आया वो x का फंक्शन आया। अब बच्चों यहां पर एक बात हमसे पूछी जाती है कि जब रिजिड एंड से स्टेशनरी वेव बनती है तो वो कौन कौन सी लोकेशंस होंगी जहां पे नोड और एंटी नोड बनेंगे।
और जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होकर स्टेशनरी वेव बनती है तो वो कौन कौन सी लोकेशंस होंगी जहां पे नोड और एंटी नोड बनेंगे? बच्चों आप देखिए कि रिजिड एंड वाली जो फाइनल इक्वेशन आई है उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो साइन के फंक्शन के फॉर्म में है। जब साइन की वैल्यू +1 या -1 होगी तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2a, यानी कि एंटी नोड। और जब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, यानी कि नोड। तो मैं क्या करूं, बारी बारी से वहां पर ये चेक कर लूं कि कहां नोड और कहां एंटी नोड, तो मेरे पास ये पूरा डेरिवेशन निकल कर आता है। और इस डेरिवेशन में आपको एक सिंगल चीज रटने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखने का मैं छोटा सा तरीका बता रहा हूं। बच्चों हम लोगों ने देखिए साइन के एक्स की वैल्यू 0 रख के देखी तो हमें वो लोकेशन मिल गई जहां पे नोड बनेगा। और जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि प्लस या -1 रख के देखी तो हमें वो लोकेशंस मिल गई जहां एंटी नोड बनेगा। और सिमिलरली हम लोगों ने यहां किया है। तो इतना बड़ा डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको याद रखने का तरीका क्या करना है, देखिए बच्चों याद रखने का तरीका, एक रिजिड एंड और एक फ्री एंड। और लैम्डा को 4 बराबर भागों में बांट लीजिए, 0, λ/4, λ/2, 3 λ/4, लैम्डा, 5 λ/4, और ऐसे ऐड करते जाइए। बच्चों आपको कल मैंने पूछा था, आपने सभी ने जवाब ही दिया था। बताइए रिजिड एंड पर क्या बनता है, नोड या एंटी नोड? जल्दी से जवाब दे। रिजिड एंड पर क्या बनता है, नोड या एंटी नोड? वेरी गुड, नोड बनता है। तो बच्चों मैंने क्या लिख दिया, रिजिड एंड पे सबसे पहले क्या बनेगा, नोड। और फ्री एंड पे सबसे पहले क्या बनेगा, एंटी नोड। बस इतना सा याद रख लो, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिजिड एंड पर नोड बनता है और फ्री एंड पर क्या बनता है, एंटी नोड। बस इतना सा याद रखो, आपका पूरा चीज क्लियर। अब आपको क्या करना है, आफ्टर एवरी λ/4 बाद आपको इनके नाम बदलने। रिजिड एंड को देखो, सबसे पहला नोड है तो λ/4 बाद क्या होगा, एंटी नोड। फिर λ/4 बाद नोड, फिर λ/4 बाद एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड। तो रटने की कहां जरूरत आ गई, केवल एक पहला पॉइंट सोच लीजिए कि रिजिड एंड पे नोड बनता है, उसके बाद आफ्टर एवरी λ/4 लोकेशन अपने आप आ जाएंगे। और इसी तरह से फ्री एंड पर पहला क्या बनता है, एंटी नोड। तो अगला क्या होगा, नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड। जरा गौर करने वाली बात है, इसको हमने रटने की जरूरत कहीं नहीं पड़ी, इस पूरे डेरिवेशन को। आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि रिजल्ट पे नोड, फ्री पे एंटी नोड। नाउ आफ्टर एवरी λ/4 उनकी लोकेशन बदल दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। और बच्चों एक खास बात और आपको सोचनी है, देखकर बताइए, जिन दो वेव्स को मैंने ऊपर ऐड किया, यहां पर देखो, क्या ये दोनों वेव्स जिनको अपन ऐड कर रहे हैं वो साइन वेव्स हैं, या दोनों वेव्स जो हम लोग ऐड कर रहे हैं क्या वो साइन वेव्स हैं? और साइन वेव्स को जब आपने ऐड किया तो आपकी फाइनल इक्वेशन देखो, साइन और कॉस दोनों की टर्म्स में आ रही है। इस बात को ध्यान से सुनना, इसको कैसे यूज करना है अभी थोड़ी देर में समझा रहा हूं। जब आपने साइन वेव्स को ऐड किया, सुपरपोज किया, तो आपके फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन जो आ रही है वो साइन और कॉस दोनों की टर्म्स में आ रही है। बस इतना सा दिमाग में रखना, आगे कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा। तो बच्चों आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई, इसको कैसे हमें यूज करना है। अब बच्चों एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसा बनता है और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों मानकर चलिए कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, y बराबर 2a sin kx sin ओमेगा टी। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन दे दी और मुझसे पूछा गया कि बताओ कि ये इक्वेशन जो स्टेशनरी वेव की बनी है उसमें स्टेशनरी वेव रिजिड एंड से बनी होगी या फ्री एंड से बनी होगी, यानी कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर क्या रहा होगा, रिजिड एंड या फ्री एंड, ऐसा हमको पूछा गया। अब कई बार हमें रटने की जरूरत पड़ती है, तो देखिए अपन रटने वाला काम नहीं कर रहे। अगर कभी भी ये इक्वेशन आ जाए और मुझसे पूछा जाए कि बताओ टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर क्या है, तो मेरा क्या जवाब होगा कि ये एम्पलीट्यूड है। तो मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू 0 इन एम्पलीट्यूड। तो बच्चों देखिए एम्पलीट्यूड की इक्वेशन 2a sin kx में x की वैल्यू 0 रख दीजिए। x बराबर 0 मतलब पहला पार्टिकल, x बराबर 0 मतलब पहला पार्टिकल। और साइन 0 0 होता है तो आंसर दीजिए बच्चों, x बराबर 0 पे एम्पलीट्यूड 0 मतलब नोड। तो जवाब दीजिए, x बराबर 0 पे अगर नोड आ रहा है इसका मतलब x बराबर 0 पे नोड किस पे बनता है, रेजिडेंट पे। तो हमने पता कर लिया कि यस यहां पे टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर कैसा है, रेजिडेंट। और ऐसे ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन मुझे ऐसा दे दिया जाए, y बराबर 2a cos kx sin ओमेगा टी। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये हमारे लिए एम्पलीट्यूड है। तो मुझसे बोला गया पुट x इक्वल टू 0 इन एम्पलीट्यूड, मतलब x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड मैं निकालना चाह रहा हूं। तो y बराबर 2a cos k इंटू एक्स की वैल्यू 0। बच्चों cos 0 1 तो एम्पलीट्यूड आ गया 2a, दैट इज मैक्सिमम। और अगर x बराबर 0 पे 2a है मतलब ये एंटी नोड है। बच्चों एंटी नोड है मतलब ये कौन सा एंड है, फ्री एंड। तो इस तरह से आप टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। सो व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर, देन पुट द वैल्यू
x equal to 0 in equation of amplitude. If you get amplitude equal to 0, that means node, तो वो resident. And if you get amplitude is equal to 2a, that is maximum, then it will be antinode or free end. तो इस तरह से कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं. अब बच्चों जो चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ध्यान रखने के लिए बोली थी, उसको मैं यहां पर यूज कर रहा हूं. बच्चों हम लोगों ने यहां पर एक कंडीशन क्रिएट की कि लेट कि अगर इंसिडेंट वेव कॉस वेव होती, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, गौर करने वाली बात है कि इंसिडेंट वेव कॉस वेव होती और अब हम लोग यहां पर रिजिड एंड से डिस्कशन कर रहे होते और फ्री एंड से डिस्कशन कर रहे होते. तो नोटिस कीजिए, रिजिड एंड से जब ये रिफ्लेक्ट होती तो एक तो डायरेक्शन अपोजिट होती, माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स, और साथ में पाई का फेज डिफरेंस लाती. और जब ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होती तो ये हो जाता a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स ओनली, क्योंकि फ्री एंड से फेज डिफरेंस नहीं आता. तो बच्चों अब आपको पता है कि cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है. तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड वेव की अपनी फाइनल इक्वेशन. अब बच्चों अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को ऐड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन आती है 2a sin के एक्स साइन ओमेगा टी. ये हो गई रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन. और अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकालूं, दैट इज y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आती है 2a cos के एक्स cos ओमेगा टी. बच्चों यहां पर क्या खास बात आपने नोटिस की, बताओ क्या खास बात आपने नोटिस की कि कॉस वेव्स के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बन रही है वो या तो सिर्फ साइन की टर्म्स में है और या सिर्फ कॉस की टर्म्स में है. जबकि ऊपर अपन ने जो मेंशन किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब साइन फंक्शन आई मीन साइन वेव्स जब सुपरपोज होंगी तो रिजल्टेंट वेव जो आ रही है वो साइन और कॉस दोनों की टर्म्स में आती है. और जब कॉस वेव सुपरपोज होती है तो इक्वेशन अपनी सिर्फ साइन में या सिर्फ कॉस में आती है. तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, सुनना ध्यान से. आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स. तो पता करो कि ये स्टेशनरी वेव कौन सी वेव्स के सुपरपोजिशन से बनी होगी. तो आपको क्या चेक करना है, अगर साइन और कॉस इक्वेशन में दोनों है तो साइन वेव से बनी होगी, और अगर इक्वेशन में ओनली साइन या ओनली कॉस है तो इसका मतलब वो कॉस वेव से बनी होगी. और रिजिड एंड और फ्री एंड कैसे पहचानते हैं, तरीका बता दिया. नोड और एंटी नोड की लोकेशंस कैसे याद रखते हैं, तरीका बता दिया. अब आपको इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पक्का इसके आने के चांसेस हमेशा रहते हैं. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन जैसा मैंने साइन के लिए दिया है, ये इक्वेशन जैसा मैंने दिया है ऐसा ही इक्वेशन आपको कॉस के लिए भी दिया जा सकता है, पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सॉल्व रहेगा. सॉल्व करें. स्टेशनरी वेव बेटा आइडेंटिकल वेव्स के सुपरपोजिशन से बनती है, तो साइन और कॉस कैसे सुपरपोज करोगे, साइन और साइन ही करोगे या कॉस ही और कॉस करोगे, है ना. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को. सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ए साइन. बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ऑब्जर्व कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए मैंने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल दिया. अब बच्चों आपको अच्छे से पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो बच्चों अगर ये माइनस साइन थीटा की तरह मैं ट्रीट करूं तो यहां लिख दूंगा माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव. अब बच्चों इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अगर ये है
और क्वेश्चन में बोला जा रहा है x इक्वल टू 0 अगर नोड है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टर कौन है? रेजिडेंट। और आपको पता है कि रेजिडेंट से जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा। किसका डिफरेंस आएगा? पाई का फेज डिफरेंस। तो बच्चों जब पाई का फेज डिफरेंस आएगा तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन देखो, माइनस ए तो पहले से है। अब अपन इक्वेशन लिखते हैं, साइन ओमेगा टी डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस के एक्स और साथ में प्लस पाई, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई रिफ्लेक्टेड की। और बच्चों रिमेंबर साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अगर पाई को ऐड कर दिया तो साइन पाई प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो देखो माइनस ए पहले से है और ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड इक्वेशन क्या आ जाएगी? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब जरा गौर कीजिए कि ये थी इंसिडेंट और ये थी रिफ्लेक्टेड। बच्चों इंसिडेंट की वेव अगर देखो तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन देखो कैसी है? माइनस साइन की। और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन किसकी है? प्लस साइन की। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिडेंट से टकराने पर पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो साइन जाएगी तो माइनस साइन लौट कर आएगी, और माइनस साइन गई थी तो प्लस साइन लौट कर आई। क्लियर? साइन गई थी तो माइनस साइन लौट कर आती है, और माइनस साइन गई थी तो प्लस साइन लौट कर आई है। बेटा इसमें सिंपली हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला है। अपने को इक्वेशन के एक्स माइनस ओमेगा टी दी थी, ये अपन इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स में बदलना चाहते हैं तो अपन ने माइनस कॉमन निकाल दिया। और साइन माइनस थीटा की इक्वेशन क्या होती है? माइनस साइन थीटा। तो ये साइन और इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपन ने लिखा है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद पाई का फेज डिफरेंस और डायरेक्शन अपोजिट। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, इस बात का ध्यान रखें। माइनस ए रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये यहां पर माइनस साइन वेव है, माइनस साइन वेव इज प्रोपोगेटिंग। ठीक है, और लौट कर जो आई वो प्लस साइन वेव लौट कर आई। माइनस ए मत मानो उसको, आप उसको माइनस साइन वेव की तरह ट्रीट करो। तो साइन वेव का ग्राफ जो होता है पहले ऊपर फिर नीचे, और माइनस साइन का ग्राफ होता है पहले नीचे और फिर ऊपर, तो जस्ट अपोजिट होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम लोगों ने किया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके बताइए। फॉर अ स्टेशनरी वेव इक्वेशन y is equal to 10 cos pi by 12x cos 30 pi t where x and y in centimeter and t in second। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं उनको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व करें। हो गया सॉल्व। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए 2a की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 10। k की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? पाई बाय 12।
और ओमेगा की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 30 पाई। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर। तो बच्चों पूरे प्रोसेस के साथ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे पूछा गया टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर, तो इसके लिए हम लोग टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर के लिए क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन एम्पलीट्यूड इक्वेशन। अब बच्चों एम्पलीट्यूड जो है वो कितना दिया गया है, गौर से देखें, ये पूरा एम्पलीट्यूड कहलाता है 10 cos pi by 12x, 10 cos pi by 12 इंटू x। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूंगा, तो बच्चों cos 0 जो होता है वो 1 होता है, तो ये आ गया 10 यानी कि एंटी नोड। और अगर x बराबर 0 पर एंटी नोड है, इसका मतलब ये कौन सा एंड है, फ्री एंड। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। बच्चों आंसर दीजिए, जो इक्वेशन मैंने आपको दी वो पूरी इक्वेशन cos cos की टर्म्स में है। मतलब एक बात तो तय है कि पूरी इक्वेशन सिंगल फंक्शन cos और cos की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये cos वेव्स के सुपरपोजिशन से बनी होगी, बिल्कुल। तो बच्चों इंसिडेंट वेव अगर मैं लिखूं तो a cos ओमेगा t माइनस kx, क्लियर। और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखे तो बच्चों फ्री एंड से रिफ्लेक्शन दिख रहा है हमको, तो सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी, पाई का फेज डिफरेंस नहीं आएगा। अब बच्चों 2a की वैल्यू आप देखिए कितनी दी गई है 10। यहां पर देखिए 2a की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है 10, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यहां पर मैंने लिख दिया इंसिडेंट के लिए 5 cos ओमेगा की वैल्यू है 30 पाई और k की वैल्यू है पाई बाय 12, जैसा ऊपर कंपैरिजन में दिया है। और इसी तरह से रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन में 5 cos 30 पाई टी प्लस पाई बाय 12 इंटू एक्स, ये आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स। तीसरा बच्चों हमसे पूछा गया एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव एट 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या थी, 10 cos पाई बाय 12 x। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया x बराबर 3 सेंटीमीटर पे एम्पलीट्यूड निकालो, तो x की जगह 3 रख देंगे, तो हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 10 cos पाई बाय 12 इंटू 3, तो ये पाई बाय 4 यानी कि cos 45 यानी कि 1 बाय रूट 2, तो 10 बाय रूट 2 जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, हमसे पूछा गया एम्पलीट्यूड एंड नोड और एंटी नोड पोजीशन। तो बच्चों हमें पता है कि एम्पलीट्यूड एट नोड इज इक्वल टू 0 फिक्स होता है, और एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड इज इक्वल टू 2a विच इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये हो गया 10 सेंटीमीटर 5। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। बच्चों k की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर कंपैरिजन की थी, कितनी थी पाई बाय 12। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा पाई बाय 12। तो बच्चों सॉल्व करें, पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां से अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन नोड से नोड, तो बच्चों नोड से नोड की डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ वन लूप और स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। बच्चों लेंथ ऑफ वन लूप कल मैंने आपको समझाया था, लेंथ ऑफ वन लूप इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो बच्चों लैम्डा बाई 2 को अगर देखें तो 24 बाई 2, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वन लूप। और सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। बच्चों स्टेशनरी वेव की स्पीड नहीं पूछी, प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड पूछी। स्टेशनरी वेव की स्पीड तो 0 होती है, पर प्रोग्रेसिव वेव वो है जिनके सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव बन रही है। तो अपने से प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन पूछी है, तो ये होगी ओमेगा बाई के। बच्चों ओमेगा कितना है 30 पाई और ये कितना है पाई बाय 12, तो 360 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज यूनिट इज इन सेंटीमीटर एंड सेकेंड। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 360 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों एक कंप्लीट पैटर्न इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज हमसे पूछी जा सकती थी वो हम लोगों ने सीखा। अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। पर इसको पढ़ने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, उनको ध्यान से सुनिए। बच्चों अगर हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करें, एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करें, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक रस्सी जब सीधी रहती है ना, तो मान लीजिए कि ये इस तरह से वाइब्रेशन कर रही थी और किसी इंस्टेंट पर सीधी हो जाती है, किसी इंस्टेंट पर सीधी हो जाती है।
सेकंड में प्लस के एक्स क्यों नहीं? प्लस के एक्स ही तो किया है, प्लस के एक्स ही तो किया है जब वो लौट कर आएगी तो, है ना। अगर अपन ने उसको नेगेटिव में इंसिडेंट किया, आई मीन पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, तो अपन ने माइनस साइन लिया, लौट कर नेगेटिव में आएगी तो प्लस साइन ले लिया। और फ्री एंड वाले के लिए अपने को क्या करना है, एम्पलीट्यूड की इक्वेशन में अपने को रखना है। बेटा आपने स्टार्टिंग का लेक्चर अगर मिस कर दिया तो उसको देखना जरूर, ठीक है। अपने को एम्पलीट्यूड की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख के देखनी होती है, उससे फ्री एंड और रेजिडेंट डिसाइड होता है। चलिए एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, तो मानकर चलिए कि एक स्ट्रिंग है जो कि इस तरह से लूप में वाइब्रेट कर रही है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान से रुके, व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स straight, when string becomes straight, then complete energy will be in form of kinetic energy। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी रस्सी सीधी होती है, ऑसिलेट करते हुए, वाइब्रेट करते हुए जब भी रस्सी सीधी होती है, तो मीडियम की जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक की फॉर्म में होती है। उसका कारण है क्योंकि बेटा स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी जीरो होती है, पर अपने से प्रोग्रेसिव वेव की पूछी है, ठीक है। अब जो मैं पूछ रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। मैंने आपसे बोला कि जब भी स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करते हुए सीधी होती है, तो कंप्लीट एनर्जी जो होती है मीडियम की, वो काइनेटिक की फॉर्म में होती है। क्योंकि एट दिस इंस्टेंट ऑल द पार्टिकल्स आर एट देयर मीन पोजीशन। एट दिस इंस्टेंट ऑल द पार्टिकल्स आर एट देयर मीन पोजीशन। जब रस्सी सीधी है तो सारे पार्टिकल मीन पे है, और आपको पता है कि मीन पोजीशन पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और हमने एसएचएम में पढ़ा था कि मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक की फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो जब भी रस्सी सीधी हो, हमेशा ध्यान रखें, whenever string becomes straight, then total energy will be in form of kinetic energy, and the reason behind it, because all the particles are lying at the mean position, and at mean position their velocities are maximum, and velocities are maximum, तो kinetic energy भी maximum। और हमको पता है कि अगर एक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो दूसरी मिनिमम होती है। अब बात करें बच्चों यहां पे कुछ और डेफिनेशंस की। बच्चों ये डेफिनेशंस अब मैं जो लिख रहा हूं इसको ध्यान से याद कर लेना। फर्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहली टर्म। उसके बाद दूसरी हमको मिलेगी ओवरटोन, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। और थर्ड हमको मिलेगा हार्मोनिक। अब आपको ऑर्गन पाइप या सोनोमीटर वायर में एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये तीन वर्ड्स ना हो। अब बच्चों अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स। मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब कि यह हुआ कि जब भी किसी सोर्स को साउंड किया जाएगा या जब भी किसी सोर्स से वेव्स एमिट की जाएंगी, तो वो मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट करता है उसको अपन उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी वेव्स एमिट करेगा कम से कम इतनी तो फ्रीक्वेंसी की करेगा ही, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर वो वेव्स एमिट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी हायर देन, फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल, फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल नोन एज ओवरटोन। मैंने आपसे बोला कि जब भी सोर्स वेव्स एमिट करेगा तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो कि मिनिमम होगी, कि जब भी वेव्स एमिट करेगा कम से कम इतनी तो करेगा ही, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो वो जो मिनिमम होगी वो कहलाएगी फंडामेंटल। अब मिनिमम के बाद वो और कौन कौन सी हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा उनको क्या बोलते हैं, ओवरटोन। मिनिमम के बाद वो कौन कौन सी हायर फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलते हैं, ओवरटोन। और हार्मोनिक का मतलब होता है इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जैसा मैंने बोला कि एक फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी मिनिमम, जिसका नाम है फंडामेंटल। अब ये फंडामेंटल के बाद और कौन कौन सी हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है वो कहलाती है ओवरटोन।
और वो हायर फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के कितने टाइम्स है, वो हायर फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के कितने टाइम्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोनिक। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करते हैं। मानकर चलिए कि बच्चों कोई भी एक सोर्स है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 10 हर्ट्ज। लेट कंसीडर, ऐसा हम लोगों ने मान लिया, या 10 की जगह इसको 20 ले लो मिनिमम। मैंने आपसे बोला कि किसी एक सोर्स की जो मिनिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज। मतलब जब भी ये सोर्स प्रोड्यूस करेगा कम से कम 20 हर्ट्ज की वेव्स करेगा, इससे कम नहीं करेगा। तो ये क्या कहलाएगी, 20 हर्ट्ज। अब बच्चों हमसे पूछा गया कि ये फंडामेंटल के बाद और कौन कौन सी हायर फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट कर सकता है, और कौन कौन सी हायर फ्रीक्वेंसी। तो मैंने बोला कि ये 20 के बाद डायरेक्टली 40 हर्ट्ज प्रोड्यूस करता है। ऐसा मैं मान रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मिनिमम तो इसने प्रोड्यूस किया 20, और 20 के बाद इसने डायरेक्टली जो वेव प्रोड्यूस की उसकी फ्रीक्वेंसी है 40। 20 और 40 के बीच में ये और कोई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं किया। 20 के बाद डायरेक्टली इसने 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की। तो बच्चों 40 हर्ट्ज कौन है, फंडामेंटल के बाद वाली पहली हायर फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल के बाद वाली पहली हायर फ्रीक्वेंसी जो इसने प्रोड्यूस की है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फर्स्ट ओवरटोन। ये फंडामेंटल के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है जो कि हायर है, फंडामेंटल के बाद वाली पहली हायर। तो पहली हायर तो फर्स्ट ओवरटोन। और बच्चों बताओ ये फंडामेंटल के कितने गुना है, कितने टाइम्स है, ये फंडामेंटल की 2 टाइम्स है। ये फंडामेंटल की 2 टाइम्स है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, सेकंड हार्मोनिक। क्योंकि हार्मोनिक का मतलब होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो सेकंड हार्मोनिक। इसके बाद बच्चों हम लोगों को मान लिया कि 40 के बाद इसने नेक्स्ट जो प्रोड्यूस की वो कितनी है, 60। मतलब या तो मिनिमम करेगा 20, और 20 के बाद इसने की तो की 40, इसके बाद की 60, इसके बीच में और कोई नहीं की, 20 40 60 ऐसे ये मल्टीपल्स में प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चों जो 60 हर्ट्ज है उसको क्या बोलोगे, 60 हर्ट्ज को फंडामेंटल के बाद वाली दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल के बाद वाली दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद वाली दूसरी हायर, और फंडामेंटल के बाद वाली दूसरी हायर है तो सेकंड ओवरटोन। पर फंडामेंटल के कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। फंडामेंटल की कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो थर्ड हार्मोनिक। इस तरह से अपन इसके नाम रखेंगे। बच्चों अगर इसी ऑर्डर में मैं आपको बोल दूं कि ये 80 हर्ट्ज भी प्रोड्यूस करेगा, ये 100 हर्ट्ज भी प्रोड्यूस करेगा, तो बताइए 100 हर्ट्ज कौन सी ओवरटोन होगी, जल्दी से बताइए। 100 हर्ट्ज कौन सी ओवरटोन होगी, 100 हर्ट्ज कौन सी ओवरटोन होगी। ठीक है, तो बच्चों ये फंडामेंटल के बाद वाली पहली हायर, दूसरी हायर, थर्ड हायर, फोर्थ हायर, तो इसको आप क्या नाम दोगे, फोर्थ ओवरटोन। और बच्चों ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो इसको क्या बोलोगे, फिफ्थ हार्मोनिक। तो इस तरह से अब हमारे टर्म्स कंटिन्यूअसली चलेंगे। तो जब भी मैं आपसे क्वेश्चन में बोलूं कि बच्चों ये देखिए 10th हार्मोनिक आ रहा है, तो 10th हार्मोनिक का मतलब आप इमेजिन कर लेना कि फंडामेंटल की 10 टाइम्स है। और बच्चों मैं आपसे बोल दूं कि बच्चों ये 6th ओवरटोन है, तो मतलब आपका होगा कि फंडामेंटल के बाद वाली 6th हायर फ्रीक्वेंसी जो उसने प्रोड्यूस की है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग सोनोमीटर वायर डिस्कशन करने जा रहे हैं, और उसके लिए जो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए वो ध्यान से सुनिएगा। बच्चों दो आइडेंटिकल मीडियम है, ध्यान से सुनिएगा। दो आइडेंटिकल मीडियम्स हैं, ऐसे मानकर चलिए दो पिलर्स से दो आइडेंटिकल रस्सी को हम लोगों ने बांधा हुआ है। ये पिलर्स है जिसके बीच में दो रस्सी है, और मैंने आपसे बोला स्ट्रिंग आइडेंटिकल है, मतलब आइडेंटिकल मीडियम मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। बच्चों अगर आइडेंटिकल मीडियम है तो आइडेंटिकल मीडियम में v की वैल्यू सेम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इफ मीडियम इज सेम देन वेलोसिटी रिमेन सेम। तो दोनों मीडियम में जब वेव चलेगी तो उनकी वेलोसिटी कैसी होगी, सेम, कांस्टेंट। तो बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब n और लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, और n और लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि अब हमारा टारगेट है कि सोनोमीटर वायर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पर रेजोनेंस करता है। तो अब वो सारा डिस्कशन आएगा जो एसएचएम में हमने किया था। तो अब नोटिस कीजिए, मानकर चलिए बच्चों मैंने यहां पर n फ्रीक्वेंसी का सोर्स रखा, तो उस n फ्रीक्वेंसी का जब सोर्स मैंने रखा तो उसमें इस तरह से वेव मुझे दिखाई दी, ऐसे इस तरह से वेव बनती हुई दिखाई दी। नोटिस किया आपने
कि जब मैंने n फ्रीक्वेंसी का सोर्स रखा तो मुझे एक वेव मीडियम में दिखाई दी। अब मैंने क्या किया, उसी मीडियम में थोड़ी देर बाद 2n फ्रीक्वेंसी का सोर्स रख दिया। तो आंसर दीजिए, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, देखो यहां पे इस इक्वेशन में अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, तो आंसर दीजिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चों सोच के जवाब दीजिए कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। तो आंसर दीजिए, जो एक सेकंड में एक वेव बन रही थी, अब एक सेकंड में कितनी वेव आपको मीडियम में दिखाई देगी, दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो एक सेकंड में दो ऑसिलेशन, एक सेकंड में दो ऑसिलेशन, तो दो वेव दिखाई देगी। और बच्चों एक सेकंड में अगर आपको दो वेव दिखाई दे रही है तो इसी मीडियम में अब आपको दो वेव बनती हुई दिखाई देगी। गौर कीजिए कि वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई। बच्चों पहले जो वेव, एक वेव इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी, अब एक वेव इतनी दिखाई दे रही है और खाली स्थान में एक और वेव एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि अगर अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोगों ने मीडियम सेम रखा है तो वेलोसिटी फिक्स हो गई, तो n और लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट हो गया, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर आप n को बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी तो उसी मीडियम में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा आ जाएंगी, जैसा कि दूसरा डायग्राम। नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा आ जाएंगी तो नंबर ऑफ लूप्स भी आपको ज्यादा दिखाई देंगे। पहले डायग्राम में दो लूप थे और दूसरे डायग्राम में चार लूप है। और नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे तो नोड और एंटी नोड की संख्याएं भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आगे आने वाले डिस्कशन में मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चों देखिए, रस्सी एक से दो लूप में वाइब्रेट कर रही है तो एंटी नोड और नोड बढ़ने चाहिए। बच्चे पूछते हैं क्यों बढ़ने चाहिए, तो सीधा सा जवाब है भाई, लूप बढ़ गए तो लूप्स बढ़ गए तो नोड और एंटी नोड की संख्याएं भी बढ़ेंगी। तो remember, if medium is same then velocity constant then lambda is inversely proportional to n। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी और मीडियम में आपको ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स दिखाई देगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो ज्यादा ऑसिलेशन हो रहे होंगे और जितने ऑसिलेशन उतनी वेव, और ज्यादा वेव है तो नंबर ऑफ लूप्स भी बढ़ेंगे और लूप्स बढ़ेंगे तो नोड और एंटी नोड की संख्याएं भी बढ़ेंगी। इस चीज का ध्यान रखिए। अब बच्चों हमारे पास पहला सेक्शन है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, और ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इस डिस्कशन के बाद आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी सोनोमीटर वायर की। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव पर अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं, फिर इसको अपन समराइज कर देंगे और इससे जो इक्वेशंस आती है उनको सीखेंगे। बच्चों मानकर चलिए ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव में, मानकर चलिए कि यहां पर एक स्ट्रिंग है, क्लियर, ऐसे एक स्ट्रिंग हमको बना कर दी है, एक स्ट्रिंग हमको बना कर दी है और ये स्ट्रिंग दो जगह पर फिक्स्ड है, ये दोनों जगह जो है वो रिजिड है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं, इस स्ट्रिंग को क्या करते हैं हम लोग, वाइब्रेट करते हैं। और जब हम लोग इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो हमसे पूछा गया कि ये रस्सी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होगी, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पर रेजोनेंस करेगी। बच्चों एग्जैक्टली रेजोनेंस करेगी का क्या मतलब है, हमें पता है रेजोनेंस में एक चीज सिखाई गई थी कि जब ड्राइवर और ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, जब ड्राइवर और ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो ड्राइवर की मैक्सिमम एनर्जी ड्रिवन को ट्रांसफर होने लग जाती है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ने लग जाते हैं। और बढ़ता हुआ एम्पलीट्यूड देखकर हम लोग बोल देते हैं कि हियर ड्राइवर एंड ड्रिवन बोथ आर इन रेजोनेंस। तो बच्चों सबसे पहली चीज मैं इस रस्सी में क्या देखना चाह रहा हूं कि ये रस्सी मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगी, जिसको अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि जब भी वाइब्रेट करेगी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसीज पर तो करेगी ही, इससे कम पर नहीं करेगी। तो बच्चों एक चीज सोच के बताइए कि जब भी ये वाइब्रेट करेगी इसमें कम से कम दो नोड बनना तो तय है। जब भी इसके अंदर स्टेशनरी वेव एस्टैब्लिश होगी कम से कम दो नोड तो बनेंगे ही बनेंगे। सोच के जवाब दो क्यों, क्योंकि दोनों एंड कैसे हैं, रिजिड, और दोनों एंड अगर रिजिड है तो दोनों पे नोड बनेगा, ये बात तय है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर दोनों एंड रिजिड है तो दोनों तरफ नोड बनेगा, ये बात तय है। और हम मिनिमम पॉसिबिलिटी की ढूंढ रहे हैं कि मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेट करेगी। बच्चों सोच के जवाब दीजिए, क्या नोड के बाद नोड आता है या इसके बीच में एक एंटी नोड भी आता है? नोड के बाद डायरेक्टली नोड ही आएगा या एक एंटी नोड भी होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक एंटी नोड भी होगा। तो बच्चों एक एंटी नोड मैंने यहां मार्क कर दिया। बच्चों इससे मिनिमम पॉसिबिलिटी इस रस्सी में नहीं होगी, सोच के देख लीजिए क्यों, क्योंकि दो नोड बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि दोनों एंड रिजिड है और दो के बीच में एक एंटी नोड आएगा, ये पक्की बात है। तो बच्चों आपको पता है कि मान लेते हैं कि इस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, एल, इस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, एल,
और आपको पता है कि नोड से नोड तक की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, λ/2। तो इसका मतलब बच्चों λ/2 के कितने लूप्स होते हैं, वन लूप, जैसा आपने आंसर दिया λ/2 का एक लूप होता है। मतलब ये रस्सी जब भी वाइब्रेट करेगी कम से कम एक लूप में तो करेगी करेगी। और बच्चों ये वही एग्जांपल है जो मैं आपको इतने दिनों से देते आ रहा हूं कि कपड़े सुखानी रस्सी को बीच में से खींच दो तो आपको ये एक लूप में कुछ इस तरह से वाइब्रेट करती हुई दिखाई देगी ऐसे। और मुझसे पूछा गया कि ये जब एक लूप में वाइब्रेट कर रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी पता करो। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए λ/2 इज इक्वल टू कितना, L। तो बच्चों यहां से लैम्डा कितना हो गया, 2L। लैम्डा कितना हो गया, 2L। ये हो गया हमारे पास लैम्डा बराबर 2L। एग्रीड। अब बच्चों लैम्डा बराबर 2L है तो यहां से मुझसे निकाली गई फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, v बाई लैम्डा। तो बच्चों पहली फ्रीक्वेंसी v बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2L। बच्चों ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर ये कम से कम इतनी पर वाइब्रेट करेगी, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलोगे इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी को आप बोलोगे जीरोथ ओवरटोन और इसी को आप बोलोगे फर्स्ट हार्मोनिक। बच्चों फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का एक गुना, फंडामेंटल का 1 टाइम्स, तो फर्स्ट हार्मोनिक। बच्चों जरा गौर करने वाली बात है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। बच्चों ये जो v/2L है, इसी n1 को v/2L की जगह क्या मैं 1/2L और v की जगह रूट ऑफ t बाई म्यू ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्योंकि अपन ट्रांसवर्स वेव रस्सी में पढ़ रहे हैं और रस्सी में ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या होती है, रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो बच्चों इस चीज को ध्यान रखना, कैसे अपन यूज कर रहे हैं वो अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। बच्चों ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है जो हम लोगों ने डिस्कस की। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बन रही है वो क्या होगी उसको देखिए, कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इससे और कौन कौन सी हायर फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करेगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इससे कौन कौन सी हायर फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करेगा, ये हमसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो बच्चों अब मैं डायरेक्टली दोनों जगह कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूं तो डायरेक्टली चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है कि और कौन कौन सी हायर फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करेगा। बच्चों आंसर दो, फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, से यस नो। बच्चों जवाब दीजिए कि मीडियम तो सेम रखा है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी हायर करोगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी और वेवलेंथ कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे तो नोड और एंटी नोड भी बढ़ जाएंगे, है ना। और बच्चों ये लेंथ अपन ने फिक्स कर रखी है कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो रस्सी की फिक्स है, दैट इज एल। यहां से यहां तक की जो रस्सी की लेंथ है वो फिक्स है, दैट इज एल। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाह रहे हो, ये चेक करना चाह रहे हो कि और कौन कौन सी हायर फ्रीक्वेंसीज पर ये वाइब्रेट होगी, तो बच्चों दो लोकेशंस तो फिक्स है। अब आपको जवाब देना है कि पिछले डायग्राम में कितने नोड थे, दो नोड थे। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ी, वेवलेंथ घटी, वेवलेंथ घटी तो लूप्स बढ़ेंगे, लूप्स बढ़ेंगे तो नोड और एंटी नोड भी बढ़ेंगे। आंसर दो, पहले डायग्राम में दो नोड थे तो अगले डायग्राम में हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी वो ये कि दो से हायर कम से कम तीन नोड होंगे, नोट चार, दो से हायर कितने होंगे, तीन। तो बच्चों ये एक नोड और ये एक नोड फिक्स है, ये तो होगा ही होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह रेजिडेंट है। अब दो के बाद हायर जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, तीन की। आंसर दो के बाद तीन ही पॉसिबल है। अब हमें पता है कि दो नोड्स हैं तो बीच में कहीं ना कहीं एंटी नोड भी एग्जिस्ट करेगा ऐसे। तो बच्चों अगर मैं लूप्स बनाऊं तो नोटिस कीजिए कि लूप्स कैसे बनेंगे, यहां पर चेक कीजिए, नोड से नोड और फिर नोड से नोड, इस तरह से लूप्स वाइब्रेट करेगी। बच्चों याद है वो पैटर्न मैंने बताया था, ऐसे ये ऐसे वाइब्रेट करेगी लाइक दिस, है ना, आपको एनिमेशन में भी दिखाया था, ये ऐसे वाइब्रेट करेगी। थोड़ी देर बाद जब ये नीचे आएगी तो ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, बीच में रस्सी सीधी भी होगी। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूरी लेंथ कितनी है, λ/2, ये पूरी लेंथ कितनी है, λ/2, तो λ/2 और λ/2, तो बताओ इस बार जो वेवलेंथ एस्टैब्लिश हुई उसको कैलकुलेट करो। बच्चों इस बार जो वेवलेंथ आ रही है लैम्डा, वो किसके बराबर आ रही है, एल। देखिए बताओ पिछली बार वेवलेंथ कितनी थी, 2L, और इस बार कितनी है, एल। आंसर तो वेवलेंथ कम हो गई क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी, तो वेवलेंथ कम होना ऑब्वियस सी बात है। अब निकालो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो v बाई लैम्डा, तो बच्चों ये कितना हो गया, v बाई एल। अगर मैं प्रीवियस वाली से रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहता हूं तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि बच्चों v बाई 2L देखो कौन था, n1। तो n1 से रिलेशन में एस्टैब्लिश करूं तो बच्चों इसको अपन क्या बोल सकते हैं, n1। तो बच्चों इसको हमने लिख दिया n1, तो n2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n1। बच्चों ये 2n1 है तो इसका मतलब ये सेकंड हार्मोनिक है, फंडामेंटल की दो गुना यानी कि सेकंड हार्मोनिक।
और ये फंडामेंटल के बाद वाली पहली हायर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे आप इसको, फर्स्ट ओवरटोन। तो बच्चों n2 की वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है 2/2l और वेलोसिटी की जगह √t/μ। ये हम लोगों ने पैटर्न डिस्कस किया। और बच्चों लास्ट स्लॉट अगर हम लोग यहां डिस्कस करें तो नोटिस कीजिए बच्चों, अब हायर पे चलते हैं। तो पहले 3 नोड थे, अब 3 के बाद कितने होंगे, 4। और यहां पे कितने, 2 एंटी नोड थे, तो इसमें कितने होंगे, 3। अगली हायर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये नोड, इसके अलावा एक नोड मैंने यहां मार्क कर दिया और एक नोड मैंने यहां मार्क कर दिया। आंसर दो बच्चों, 2 फिर 3 और अब 4। और एंटी नोड कितने होंगे, 1 2 और 3। नेक्स्ट हायर पॉसिबिलिटी पर हम काम कर रहे हैं। तो बच्चों यहां से अब लूप्स बना दीजिए। तो 2 के बाद अब 3 लूप्स बनेंगे ऐसे, ये 3 लूप्स में वाइब्रेट करेगी। क्लियर। और बच्चों नोड से नोड λ/2, नोड से नोड λ/2, नोड से नोड λ/2, तो ओवरऑल कितना हो गया, 3 λ/2। तो जरा गौर करने वाली बात है कि इस बार 3 λ/2 जो है वो L लेंथ में स्टैब्लिश हुई है। तो देखो ये 2L/3 और कम हो गई, और कम हो गई। और यहां से अगर मैं नई फ्रीक्वेंसी निकालू N3, तो V/λ तो 2L/3। बच्चों अगर गौर करें तो N3 की वैल्यू कितनी आ रही है, V/2L। बच्चों इसको आप क्या बोलोगे, N1। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ N1। बच्चों 3 टाइम्स ऑफ N1 सुनते ही याद हो जाना चाहिए कि ये कौन सा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक और फंडामेंटल के बाद वाली दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको क्या बोलोगे, सेकंड ओवरटोन। और हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई N3 इज इक्वल टू 3/2L √t/μ। अब बच्चों जितना मुझे चाहिए था वो सब आंसर्स मिल चुके हैं। अब इसकी फाइनल इक्वेशन पे आते हैं जो हमें ध्यान रखनी है। बच्चों जरा गौर कीजिए, जो पूछता जाऊं जवाब दे और सुनते जाए। पहले डायग्राम में एक लूप, पहले डायग्राम में एक लूप, एक एंटी नोड, फर्स्ट हार्मोनिक, और फॉर्मूले में भी क्या रहा है, 1/2L। कनेक्ट करना, फॉर्मूला पढ़ो, 1/2L √t/μ। तो 1 आ रहा है ऊपर, है ना, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है। एक लूप, एक एंटी नोड, फर्स्ट हार्मोनिक और 1/2L, फॉर्मूले में भी 1। बच्चों गौर कीजिए दूसरे डायग्राम को, दो लूप, दो लूप, सेकंड हार्मोनिक, दो एंटीनोड और 2/2L। तीसरे डायग्राम को देखो, तीन लूप, थर्ड हार्मोनिक, 3/2L और 3 एंटीनोड्स। क्या कनेक्शन मिल रहा है कि जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतने ही नंबर का हार्मोनिक होगा, जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतने ही नंबर का हार्मोनिक होगा और उतने ही एंटीनोड बनेंगे। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में बोल दूं कि बच्चों कि यहां पर जो रस्सी है वो 4 लूप में वाइब्रेट कर रही है, 4 लूप में, तो बताइए 4 लूप में वाइब्रेट कर रही है तो कौन सा हार्मोनिक होगा, फोर्थ। आंसर दीजिए कितने एंटीनोड बन रहे होंगे, 4। फॉर्मूला क्या बनेगा, 4/2L √t/μ, 4/2L √t/μ। समझ आ रहा है। तो बच्चों यहां से अपन इसको अब फाइनलाइज कर देते हैं जो हमें चाहिए। अब अगर मैं यहां पर एक फाइनल डायग्राम बना दूं इसका, जिससे हमको ध्यान रखे कि अगर रस्सी में पी लूप्स बन रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए रस्सी में ऐसे पी लूप्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, पी लूप्स, पी लूप्स। तो बच्चों पी लूप्स बन रहे हैं तो ये होगा पीएथ हार्मोनिक, जितने नंबर के लूप्स उतने नंबर का हार्मोनिक। और क्या होगा, पी माइनस वनथ ओवरटोन, क्योंकि ओवरटोन का नंबर जो है वो हार्मोनिक से एक कम चल रहा है। देखो ऊपर देखो, सेकंड हार्मोनिक तो फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक तो सेकंड ओवरटोन। इसका मतलब जो ओवरटोन का नंबर है वो हार्मोनिक से एक कम है। तो आंसर दीजिए यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी, p/2L √t/μ। इस तरह से अपन इसकी इक्वेशन को यूज करते हैं। क्लियर। अब बच्चों इसमें जो समराइज मुझे करना था उसको ध्यान से सुनिए, जिससे अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से समझे। अब फॉर्मूले पर आते हैं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए याद रखने के लिए जो फाइनल पॉइंट है, केवल इतना याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ लूप्स इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक इक्वल टू नंबर ऑफ एंटीनोड्स, ये तीनों बराबर चलते हैं। ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, हार्मोनिक निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, ओवरटोन +1। ये हमारे पास फॉर्मूला आया जिससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्योंकि बच्चों चेक कीजिए,
आप ऊपर देखिए कि ओवरटोन का जो भी नंबर है उससे एक ज्यादा हार्मोनिक है। ओवरटोन दूसरी थी तो हार्मोनिक तीसरा था, ओवरटोन पहली थी तो हार्मोनिक दूसरा था। अब मान लीजिए मुझे किसी क्वेश्चन में दे दिया गया कि ओवरटोन 10 है, तो बताओ हार्मोनिक कितना होगा? सीधा सा बात है 11। मुझसे पूछ रहे 11 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। बच्चों यहां पर एक और पॉइंट बनता है कि अगर नंबर ऑफ ओवरटोन m है, नंबर ऑफ ओवरटोन m है, तो नंबर ऑफ एंटी नोड कितने होंगे और नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, ये हमसे पूछा गया। ध्यान से सुनना, ओवरटोन का नंबर अगर m है तो एंटी नोड होंगे m+1 और नोड होंगे m+2। इसका क्या मतलब है देखिए, जरा जवाब दीजिए बच्चों इस डायग्राम में। मानकर चलिए कि ओवरटोन ये वाली जो थी वो कौन सी थी? पहली। देखना ध्यान से, कौन सी ओवरटोन थी? पहली। ओवरटोन कौन सी थी? पहली। गिन के बताओ एंटी नोड कितने हैं? पहले डायग्राम में देखो, यहां पर अगर ओवरटोन एक है तो एंटी नोड कितने हैं? दो, यानी कि ओवरटोन के नंबर से एक ज्यादा, ओवरटोन के नंबर से एक ज्यादा। अच्छा बताओ नोड कितने हैं? नोड कितने हैं? नोड कितने हैं? तीन। इसका मतलब ओवरटोन के नंबर से दो ज्यादा। तो इसका मतलब यहां पर मैं क्वेश्चन आपको कैसा दे सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन होगा कि रस्सी में इस समय चार एंटीनोड बन रहे हैं। वैसे तो समझ में आ जाएगा, चार एंटीनोड है, चार लूप, फोर्थ हार्मोनिक, क्वेश्चन खत्म। पर फिर भी एक पैटर्न है, अपन सुन लें। क्वेश्चन में मुझसे बोला गया कि एंटीनोड जो है वो इस समय चार बन रहे हैं, तो बताओ ओवरटोन कौन सी होगी? तो मैं फटाफट से लिख दूंगा m+1 बराबर 4, तो m बराबर 3। ओवरटोन का नंबर क्या हो जाएगा? 3। और ओवरटोन नंबर 3 है तो हार्मोनिक नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। मतलब मैं एंटी नोड देकर या नोड देकर आपसे ओवरटोन निकलवा सकता हूं, और ओवरटोन आ गई तो हार्मोनिक आ जाएगा, और हार्मोनिक आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व। और बच्चों जो हम लोगों ने यहां पे फॉर्मूला निकाला, ध्यान से देखेगा, n बराबर 1/2l रूट ऑफ t बाय म्यू। ध्यान से देखना बच्चों सभी, n बराबर 1/2l रूट ऑफ t अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? 1/2l रूट ऑफ टी बाय पाई आर स्क्वायर रो, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां से डिपेंडेंसी निकालो, n प्रोपोर्शनल टू रूट टी, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ स्ट्रेस, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ डेंसिटी। बच्चों ये सारे रिलेशंस में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। और बच्चों यहां पर एक और पॉइंट बनता है कि n प्रोपोर्शनल टू रूट टी, हमें पता है कि इफ परसेंटेज चेंज इन टेंशन इज लेस देन 5%, तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा? टेंशन की पावर आगे आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीजें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि परसेंटेज चेंज 5 से कम हो तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। बच्चों ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, और इसका डेली लाइफ में क्या यूज है समझे। बच्चों ये जो वायर के अंदर वेव है, एग्जैक्टली गिटार जो होता है, सितार जो होता है, उन सब में इसका यूज होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बच्चों शार्पनेस से होता है। साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, साउंड सुनने में उतना ज्यादा शार्प और श्रिल होगा। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी साउंड की, वो उतना ज्यादा शार्प और श्रिल यानी कि तीखा साउंड होगा, बिल्कुल शार्प एकदम। तो बच्चों आपने नोटिस किया, अगर आप में से कोई गिटार प्ले करता होगा तो जानता है, अदरवाइज देखा सबने है, कि जब भी हम लोग गिटार को ट्यून इन करते हैं तो यहां पे लास्ट में गिटार में जो स्ट्रिंग्स होती है उनको कस के करते हैं, उनको कस देते हैं। तो बच्चों अगर उसको हम लोग कसते हैं, टाइट करते हैं रस्सियों को, तो उसका रीजन क्या है? कि स्ट्रिंग्स को टाइट करने का रीजन है कि टेंशन बढ़ाना होती है। टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा शार्प साउंड होगा। इसी तरह से आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि जितने भी वायर होते हैं गिटार में वो सब खोखले होते हैं, हॉलो वायर्स होते हैं, वो सॉलिड नहीं होते, वो हॉलो वायर्स होते हैं। अगर वो हॉलो है तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साउंड शार्प प्रोड्यूस होगा। जबकि अगर रेडियस की बात करें, बच्चों आपने नोटिस किया गिटार, अभी आपने देखा हो तो मान लीजिए 6 स्ट्रिंग्स का गिटार है, तो टॉप मोस्ट स्ट्रिंग जो होती है वो मोटी होती है, और बॉटम मोस्ट जो होती है वो सबसे पतली होती है। तो जो टॉप मोस्ट स्ट्रिंग है, जो टॉप मोस्ट स्ट्रिंग है, वो मोटी होने की वजह से उसमें रेडियस ज्यादा होती है। उसकी रेडियस ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो जब आप उसको प्ले करोगे तो बहुत मोटी सी आवाज आपको सुनने को मिलेगी, आप करके देखना। और सबसे बॉटम मोस्ट जो रस्सी होती है, स्ट्रिंग होती है, वो बिल्कुल पतली होती है, एकदम शार्प।
उसकी रेडियस कम है तो उससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उसको आप प्लग करके देखना, आपको उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसका जो साउंड होगा वो बिल्कुल एकदम शार्प मिलेगा। तो गिटार में हम लोग इन सारी चीजों का यूज करते हैं, जो मैंने समझाया वो सारे रिलेशन। अपने को जो ध्यान रखना है वो ये रिलेशन है, ये वाला, एनपी इक्वल टू पी बाई टू एल रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब मुझे नंबर ऑफ लूप दे दो, हार्मोनिक दे दो, एंटीनोड दे दो, उससे मैं पी का नाम रख दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ये इक्वेशन याद है, हार्मोनिक इक्वल टू ओवरटोन प्लस वन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिपेंडेंसी बच्चों ये ऑलरेडी अपन को पता है, इसलिए अपन ने लिख ली है। बच्चों इसके अलावा दो डेफिनेशंस यहां पर बनती है। पहली डेफिनेशन एक होती है प्लक डिस्टेंस, सुन रहे हैं, प्लक डिस्टेंस, जिसको अपन शॉर्ट में पीडी भी बोल सकते हैं, प्लक डिस्टेंस। इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटीनोड फ्रॉम वन एंड। इसकी वैल्यू होती है पीडी इज इक्वल टू एल बाय टू पी, जहां पे पी का नंबर होता है नंबर ऑफ लूप्स। कई बार मैं क्वेश्चन आपको कैसे देता हूं, क्वेश्चन में आपको दूंगा बच्चों कि मैंने वायर को प्लग किया, मैंने वायर को प्लग किया 25 सेंटीमीटर पे, और टोटल लेंथ मैंने आपको दे दी 4 मीटर। टोटल लेंथ एल 4 मीटर दे रखी है और प्लग किया 25 सेंटीमीटर पे। तो इसको सॉल्व करके आप नंबर ऑफ लूप्स पता कर सकते हो, पी निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ लूप्स आ गए तो हार्मोनिक पता चल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों एक होती है टच या सपोर्ट डिस्टेंस, जहां पे आपको सपोर्ट देना है, मतलब कि जहां पे नोड बनना है, जहां पे आपको रेजिडेंट लगाना है। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नोड फ्रॉम वन एंड। तो बच्चों सपोर्ट डिस्टेंस जो होती है वो होती है एल बाई पी। पी का नंबर अगेन वही है, नंबर ऑफ लूप्स। तो यहां मैं आपको अगर क्वेश्चन में सपोर्ट डिस्टेंस दे दूं, यानी कि नोड की लोकेशन दे दूं, और एल यानी कि लेंथ ऑफ वायर दे दूं, तो वहां से मैं आपको इसको सॉल्व करा के पी निकलवा सकता हूं, नंबर ऑफ लूप्स, और नंबर ऑफ लूप से हार्मोनिक। तो ये सारी चीजें बच्चों अपने डिस्कस की। अब हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम क्लियर हो जाए, फॉर्मूला कमांड पे आ जाए। कीजिए जल्दी से। सॉल्व करिए। सेम ही आ रहा है। ये टोटल लेंथ अपने को जो दी गई है वो 1.21 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वहां पर तीन नोड्स हैं, तो दो नोड तो यहां बनेंगे फिक्स है, और एक नोड यहां बनेगा, तो इनके बीच में दो एंटी नोड, यही क्वेश्चन में दिया गया है। दो एंटी नोड है, इसका मतलब दो लूप्स में वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये ऐसे बने होंगे। बच्चों आंसर दीजिए, नोड से नोड की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, नोड से नोड की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू। तो बच्चों लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू कितना है, एल। तो लैम्डा इज इक्वल टू एल, और लेंथ है 1.21 एंगस्ट्रॉम, तो यही इस समय वेवलेंथ है। यही आपके आंसर्स भी हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। A stressed wire is 1 meter long. Its mass per unit length is 0.5 gram per meter. It is stressed with a force of 20 Newton, and if it is plugged, बच्चों ध्यान रखिए ये प्लग डिस्टेंस दी है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाई, PD इक्वल टू L by 2P is 25 centimeter from one end, then find the frequency of note emitted by it. Solve करें।
चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले प्लग डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना था, L बाय 2P। L बाय 2P। अब बच्चों प्लग डिस्टेंस इज इक्वल टू L बाय 2P की अगर हम लोग बात करें तो प्लग डिस्टेंस हमको दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो इसको 1/4 मीटर लिख सकते हैं। और L की वैल्यू हमको दी गई है 1 मीटर, तो यहां से नंबर ऑफ लूप्स निकल आएंगे। तो बच्चों जब अपन इसको सॉल्व करें तो नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 लूप्स आ रहे हैं। तो बच्चों अगर यहाँ 2 लूप्स आ रहे हैं तो आंसर दीजिए, अगर 2 लूप्स हैं तो इसका मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि सेकंड हार्मोनिक होगा, मतलब N2 मुझे निकालना है 2/2L रूट ऑफ T बाय म्यू। बच्चों म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि ग्राम पर मीटर में उसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है। बस वैल्यू प्लेस कीजिए और इसको सॉल्व करना है। 2/2 लेंथ की वैल्यू 1, बच्चों टेंशन कितना दिया गया है 20, और म्यू की वैल्यू अपने को 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये ऊपर जाके हो जाएगा +3। तो बच्चों ये आपस में कैंसिल, इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए तो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 10⁴, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 स्क्वायर यानी कि 200 हर्ट्ज इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर बच्चों, क्योंकि 20 इंटू 10⁻³ उसको लिख दिया 4 इंटू 10⁴, रूट करोगे तो 2 इंटू 10⁻² हर्ट्ज, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। A string with mass density 4 into 10⁻³ is under tension of 360 Newton and it is fixed at both ends. One of its resonant frequency is 375 Hz. The next higher resonant frequency is 450. Then find the mass of the string. Try कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा पैटर्न है ये, और कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से समझें। एक बार ट्राई कीजिए फिर समझिए। नहीं है तो अपने को निकालनी पड़ेगी बेटा लेंथ। चलिए बच्चों एक बार इसको डिस्कस करते हैं अपन सभी, फिर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर्स एक बार मैच कर लें। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाए, देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 375 और नेक्स्ट हायर इज 450। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से हार्मोनिक है या कौन सी ओवरटोन है। उन्होंने बोल दिया कि ये कोई भी दो रैंडम है, पर ये पता है कि 375 के बाद वाली जस्ट कौन सी है, 450। तो ऐसा क्वेश्चन अभी मैं आपको ऑर्गन पाइप में भी कराऊंगा, तो प्रोसेस में समझा देता हूं, एक बार चेक कीजिए। जो 375 और 450 आपको दी गई है, ये 375 और 450 सक्सेसिव है, मतलब इसके जस्ट बाद 450 है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में इनका रेशियो निकाल लीजिए। बच्चों जब आप इसको रेशियो निकालोगे तो आप इसका जब रेशियो कैलकुलेट करोगे तो कीजिए इसको 5 से कैंसिल। तो 5 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा 5। इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये हो गया 9 और ये 0 हो गया 90। आप अगेन चेक करें 15 से कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 5:6।
तो बच्चों 5 और 6 का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा होगा, n फिफ्थ, और ये कौन सा होगा, n सिक्स्थ। एग्री। तो बच्चों अगर मैं यहां पर n फिफ्थ की इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी, 5/12 रूट ऑफ t बाई म्यू, इक्वेशन फर्स्ट। और n सिक्स्थ की इक्वेशन लिखूं तो 6/12 रूट ऑफ t बाई म्यू, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों अगर मैं यहां पर n6 में से n5 को घटा दूं तो बताओ 6 माइनस 5 क्या बचेगा, 1/12 रूट ऑफ t बाई म्यू। इज इट क्लियर। तो बच्चों अब अगर 6 माइनस 5 करते हैं तो बच्चों n6 माइनस x5 ये कितना है, 450 माइनस 375, बताइए कितना बचेगा, 450 माइनस 375 इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ t बाई म्यू। बच्चों टेंशन की वैल्यू है 360 और म्यू की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो 360 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हमारे पास वैल्यू है। तो सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, 75 इज इक्वल टू 1/2l, तो इसको 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये रह गया 1/l, लेंथ निकालना अपना टारगेट है बच्चों। ये हो गया 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 की जगह, अब ऊपर जाके ये हो गया +3। मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं पूरा, 90 इंटू 10 टू द पावर +3। तो बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये कितना बचेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 2, कितना बचेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी कि 300। तो बच्चों ये हो गया 150 इज इक्वल टू 300/l। तो लेंथ की वैल्यू, ये 2 टाइम्स कैंसिल, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर, ये आ गई लेंथ। अब बच्चों मुझे क्या निकालना था, मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो बच्चों हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू होता है m अपॉन एल, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एल, म्यू एल। तो बच्चों म्यू की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और लेंथ की वैल्यू है 2, तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम, द मास ऑफ द स्ट्रिंग। पूरी डिटेल में मैंने इसलिए कराया इसको सॉल्व कि जब भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखे तो आप एक बार इस तरह की अप्रोच रखें कि जब भी हमें सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज दी हो आप उनका रेशियो निकाल लीजिए, सो दैट आपको पता चल जाएगा ये कौन से हार्मोनिक्स दिए गए हैं। अब ये 5 और 6 थे, इनको आपस में सबट्रैक्ट किया तो इक्वेशन जो बनी उससे हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। फंडामेंटल मोड होता है बेटा, नोड कैसे नहीं, फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है ना। नहीं, और ट्राई कीजिए। याद कीजिए इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू को हमने कन्वर्ट किया था रूट ऑफ वाई अपॉन रो इनटू थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा थीटा, बताया था ये मैंने, इससे सॉल्व कीजिए।
और रो के लिए आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, आई मीन डेंसिटी की जरूरत है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 0.1 और वॉल्यूम अगर देखें तो एरिया इनटू लेंथ, दोनों क्वेश्चन में गिवन है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 0.1, एरिया की वैल्यू 10 टू द पावर -6 है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू द पावर -6, और लेंथ अपने को कितनी दी गई है 1 मीटर। ठीक है, तो यहां से अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट करते हो तो 1 अपॉन 10 टू द पावर -6 इंटू 10, तो डेंसिटी आ जाएगी 1 अपॉन 10 टू द पावर -5, ये आ गई डेंसिटी। चलिए सॉल्व हुआ, ट्राई करते हैं। फंडामेंटल मोड 1/2L रूट ऑफ टी बाई म्यू। बच्चों रूट ऑफ टी बाई म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2L, जैसा मैंने ऊपर लिख रखा है कन्वर्जन, y अपॉन रो इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1/2 लेंथ की वैल्यू हमको 1 दे रखी है क्वेश्चन में। बच्चों इसके अलावा दूसरे जो पैरामीटर्स हैं, y देखो कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, अल्फा की वैल्यू है 1.21 इंटू 10 टू द पावर -5, और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर हमको कितना दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और रो की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। बच्चों चेक कीजिए, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर +5 ऊपर जाके। क्लियर? ये 10 टू द पावर 5। तो बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई करना अपना टारगेट है, तो ये हो गया 1/2। सिंप्लीफाई करें चलो जल्दी से। बच्चों अगर हम लोग ऊपर देखें तो 11 और -5 कितना बचेगा +6, +6 ऊपर और नीचे 10 टू द पावर 5, तो एक 10 ऊपर बचा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, और 20 कितना हो जाएगा 400 इंटू 1.21। तो बच्चों n1 इज इक्वल टू 1/2, 400 का 20 और 1.21 का 1.1, तो ये आंसर आ जाएगा 11 हर्ट्ज, जैसा आप लोग दे भी रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो हमें जो इक्वेशन पहले बताई गई थी वो डायरेक्टली यहां पर यूज की। क्लियर? बेटा थर्मल स्ट्रेन ही तो लिखा है अल्फा डेल्टा थीटा अपन ने, एल का मतलब तो ओरिजिनल लेंथ होता है, जो थर्मल स्ट्रेन होगा चेंजेस वो अल्फा डेल्टा थीटा में अपन ने कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि यहां पर मैंने आपको उस दिन बताया था कि अपन स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं y इंटू स्ट्रेन, और थर्मल स्ट्रेन होती है अल्फा डेल्टा थीटा, तो वो ऑलरेडी यहां पर मेंशन्ड है, और नीचे जो L है वो ओरिजिनल लेंथ है जो वहां पर हमको यूज करनी होती है। चेंजेस जो है वो अल्फा डेल्टा थीटा में इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों। Two identical wires under the same tension have a fundamental frequency of 500 Hz. What fractional increase in the tension of one wire will give 5 beats per second? Two identical wires under the same tension have a fundamental frequency of 500 Hz. What fractional increase in the tension of one wire will give 5 beats per second? अपने को डेल्टा टी अपॉन टी निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इंक्रीज। बहुत बढ़िया शुभम, 0.02। गुड मनीष। परसेंटेज में कन्वर्ट ना करो बेटा, अपने को फ्रैक्शनल वे में ही करना है, बाकी आंसर सही है, अपन फ्रैक्शनल वे में ही उसको छोड़ दें 0.02। बच्चों एक चीज जवाब दीजिए, 5 बीट्स मिल रही है, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितने का डिफरेंस आ गया 5 का, है ना? अगर अपन क्वेश्चन में बात करें कि दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 500 थी, अब हमने टेंशन बढ़ा दिया किसी एक वायर का, तो अगर किसी एक वायर का टेंशन बढ़ा दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और टेंशन बढ़ाने के बाद 5 बीट्स मिलने लग गई, तो बच्चों 5 बीट्स मिलने लगे, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी में 5 का अंतर आ गया। तो बच्चों दोनों की फ्रीक्वेंसी में अगर 5 का अंतर आ गया, जरा चेक कीजिए, n प्रोपोर्शनल टू रूट टी, यानी कि n प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ। तो बच्चों यहां से डेल्टा n अपॉन n करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। बच्चों 5 बीट्स मिलने लगे, इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 5 का हो गया, डेल्टा एन कितना हो गया 5, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी 500, इज इक्वल टू हाफ डेल्टा टी अपॉन टी अपने को निकालना है। तो बच्चों 5 से ये 100 टाइम कैंसिल, तो 2/100, तो डेल्टा टी अपॉन टी कितना हो जाएगा 0.02, ये फ्रैक्शनल चेंज आया। हाँ परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, बाकी आंसर अपना यहाँ खत्म।
ठीक है, तो 5 बीट्स मिलने का मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 5 का आ गया, तो अपने डेल्टा एन की जगह क्या लिख दिया 5। ऐसे ही अगला क्वेश्चन बच्चों ट्राई कीजिए इसको। A stressed wire of length 114 centimeter is divided into 3 segments whose fundamental frequencies are in the ratio 4:3:1. The length of the segments must be in the ratio. Solve करें, उनकी लेंथ का रेशो क्या होगा? Frequency n1:n2:n3 is equal to 4:3:1. बहुत बढ़िया सक्षम, 3:4:12. वेरी गुड, गुड, 3:4:12. वेरी गुड, बढ़िया। बच्चों हमें पता है ना कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी से लेंथ का रिलेशन निकालना है तो बच्चों L1 L2 L3 कितना हो जाएगा? 1/4:1/3:1। बताइए, समझ में आ गया सभी को ये स्टेप कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन में होती है। तो जब मैंने 4:3:1 को लेंथ की फॉर्म में लिखा तो अपन ने क्या कर दिया, 1/n इक्वल टू लेंथ। 1/n इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ निकालूंगा तो 1/n कर दिया। क्लियर? अब बच्चों इसमें हमें लेंथ का रेशियो निकालना है, तो क्या करें, पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3:4:12। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12/4 3, 12/3 4 और 1 इंटू 12 12। ये आपके आंसर्स हैं जो आपने सभी ने दिए। बहुत बढ़िया बच्चों, अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है। n1 n2 n3 are the fundamental frequencies of 3 segments into which a string is divided. Then find the original fundamental frequency n of the string. चलिए इसको अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम कम है, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, आप कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीट्स पर हम लोग आ जाते हैं। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो शुद्ध रूप से बीट्स पर बेस्ड होंगे, तो ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और इसके बाद वाला भी। ट्राई करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करें।
अब आ गई आवाज बेटा? ठीक है, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। पैटर्न अच्छा है और इसके बाद आप लोग समझिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। एक बार सीख लें अब आप सभी, है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में सबसे पहले टेंशन कितनी दी गई है? एक तरफ 100 किलोग्राम फोर्स। बच्चों 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है ना। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो आप इसको 100 न्यूटन और 144 न्यूटन लिख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है कि 12 सेकंड में 20 बीट्स बन रही है ना। 12 सेकंड में 20 बीट्स हैं। 12 सेकंड में 20 बीट्स बन रही है। तो बताओ एक सेकंड में कितनी बनेगी? 20/12, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? 5/3 बीट पर सेकंड, जिसको अपन बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों लेट, बेटा किलोग्राम फोर्स दिया है उसको न्यूटन में बदल के लिख दिया 144 न्यूटन। लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज n हर्ट्ज, है ना बच्चों। मैंने इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी मान ली? n हर्ट्ज। अब बच्चों अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है और ये अगर दोनों वायर्स के साथ 5/3 बीट्स पर सेकंड दे रहा है, तो बच्चों 5/3 बीट्स पर सेकंड और 5/3 बीट्स पर सेकंड, तो बच्चों हमारे पास तीन नाम होने चाहिए। हमको पता है कि बीट्स उतनी ही बनती है जितना दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। तो बच्चों अब मेरे पास तीन नाम है, जरा गौर से सुनना। तीन नाम है, n, n+5/3, n-5/3। क्योंकि अगर अपने ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अगर मैंने n डिसाइड कर ली है तो हमें 5/3 बीट्स मिल रही है। तो इसका मतलब जो वायर है उनमें से किसी एक की फ्रीक्वेंसी n+5/3 होगी और किसी एक की n-5/3 होगी। अब दोनों में से किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या नाम रखें, वो हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों मैं यहां पर देखता हूं कि n प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t होता है। तो वायर with more tension, wire with more tension has greater frequency। अब बताओ जिसमें टेंशन ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब बच्चों दो ऑप्शन है, एक का नाम रखना है n+5/3 और एक का नाम रखना है n-5/3। अब आप बताइए किसका नाम n+5/3 रखें? तो आपका जवाब होना चाहिए जिसकी टेंशन ज्यादा हो। किसका नाम n+5/3 रखे? तो इसका रख दिया n+5/3 और इसका रख दिया n-5/3। एग्रीड? जैसा आप सभी ने जवाब दिया। तो बच्चों अब हमारे पास इक्वेशन बन गई फ्रॉम n प्रोपोर्शनल टू रूट टी, क्या हो जाएगा? n1/n2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1/t2। बच्चों n1 जो है वो कम फ्रीक्वेंसी वाला है और n2 जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, जबकि एक फ्रीक्वेंसी 100 है और एक सॉरी टेंशन 100 है और एक 144 है। तो बच्चों ये हो जाएगा 10/12 n माइनस 5/3 अपॉन n+5/3 इज इक्वल टू 10/12 को आप क्या लिख सकते हो? 5/6। आई थिंक बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग खुद सॉल्व करके n निकाल सकते हो। 55/3 ऐसा कुछ आंसर आता है शायद, है ना। 55/3 इसका आंसर है। बेटा 100 और 144 अपने को क्या करना है? 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है। ठीक है, तो जहां भी किलोग्राम फोर्स है उसको न्यूटन में बदल दो, और नहीं बदलना चाहते हो तो 10/14.4 से सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? 1 kg वेट इक्वल टू 10 न्यूटन, एनएलएम में हम पढ़ते हैं। एनएलएम का सबसे पहला पेज मॉड्यूल का, उसमें ये रिलेशन दिया है, एक बार उसको रीड करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों सिमिलर वे में है, बट अब टाइम इनफ नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। कल आते ही ये क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा। फिर सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो एक छोटा सा डिस्कशन है, बाकी 2-3 क्वेश्चंस के बाद आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। चलिए कल हम लोग ऑर्गन पाइप स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, और थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं वो कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके हैंडआउट में भेज रहा हूं जो आपके होमवर्क के रहेंगे, वो आप कंप्लीट कीजिएगा। टेस्ट में कंप्लीट आएगा बेटा। अपन जितना भी ऑर्गन पाइप वगैरह पढ़ लेंगे वो सब कंप्लीट आएगा, सिर्फ डॉपलर रह जाएगा तो वो मंडे या ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप हैंडआउट